हेलो एंड वेलकम अगेन टू दिस पर्टिकुलर सेशन। तो बेटा इसमें स्टार्ट कर रहे हैं एक एमसीक्यू सीरीज और इसमें कोशिश हमारी होगी कि 2 या 3 सीरीज और हो सकता है 4 सीरीज हम ले लें। और ये जो सीरीज बनाई गई है बेसिकली आपके जो रिसेंट एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस थे उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन या एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन थे वो सारे के सारे हमने इसमें कोलैबोरेट कर दिए हैं। कुछ बच्चों की इस चीज के लिए रिक्वेस्ट भी आ रही थी, हालांकि ऑलरेडी मैं एक पास पेपर एनालिसिस सीरीज ले चुका हूं। तकरीबन 11-12 वीडियोस हमने ऑलरेडी अपलोड करे हुए हैं। हालांकि वो सीरीज मैंने इंग्लिश में ली थी, ये सीरीज जो है वो हम मिक्स वर्जन में ले रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर सीरीज को। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है। इस क्वेश्चन को मैंने देखा बहुत से बच्चे ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने AS26 ठीक तरीके से नहीं करा या उतना डीपली नहीं करा जितना उनको करना चाहिए। शीना तक्सिका लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है और वो कहता है कि उसने कुछ पेमेंट्स करी है और ये पेमेंट उन्होंने करी है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 में। इस पेमेंट में जो पहली पेमेंट तुम्हें दी हुई है वो ये कि इन्होंने 60 लाख रुपए खर्च करे एक सॉफ्टवेयर को एक्वायर करने में। 60 लाख रुपए खर्च करे एक सॉफ्टवेयर को एक्वायर करने में। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर को, ये मैंने इंटेंजिबल में भी बताया था, सॉफ्टवेयर और वेबसाइट दोनों के केसेस में हम मैक्सिमम 5 इयर्स के, एक नॉर्मल प्रैक्टिस, इंडस्ट्री प्रैक्टिस है कि इनको 5 इयर्स के अंदर अंदर राइट ऑफ कर देना चाहिए। तो यही वजह है कि अमोर्टाइजेशन ऑफ सॉफ्टवेयर मैंने लिखा 60/5, यानी कि इस साल में 12 लाख का खर्चा अमोर्टाइज करूंगा। ऑफ कोर्स अमोर्टाइज जब करेंगे तो इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे हम लिखेंगे 12 लाख, सॉफ्टवेयर अमोर्टाइज 12 लाख। उसके बाद फिर उसने बताया कि 60 लाख रुपीस का खर्चा हमने करा है टू एक्वायर ए वेबसाइट फॉर ए पीरियड ऑफ 8 इयर्स। 8 इयर्स पे आपने नहीं जाना, अभी मैंने आपको कहा कि वेबसाइट और सॉफ्टवेयर के केस में एक इंडस्ट्री प्रैक्टिस है कि हम इसको जो है 5 साल के अंदर राइट ऑफ करते हैं, तो इसलिए इसमें भी 12 लाख रुपए राइट ऑफ होंगे। तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में आपने अभी तक कितना राइट ऑफ कर दिया? 12 लाख, और 12 लाख आपने राइट ऑफ कर दिए। इज इट क्लियर टू यू? उसके बाद वो क्या कहता है कि हमने 60 लाख रुपीस और खर्च करे टू एक्वायर ए कॉपीराइट फॉर ए पीरियड ऑफ 15 इयर्स। AS26 इंटेंजिबल एसेट से ताल्लुक रखता है। उसके अंदर मैंने बताया था कि मोस्ट ऑफ द इंटेंजिबल एसेट्स जो होते हैं उनको मैक्सिमम 10 इयर्स के अंदर हमने राइट ऑफ करना है। भले ही कॉपीराइट हमने 15 साल के लिए लिया है, लेकिन इसको हम कितने साल में राइट ऑफ करेंगे? 10 साल में राइट ऑफ करेंगे। तो कॉपीराइट का जो खर्चा है 60/10, इसका मतलब 6 लाख रुपए में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में राइट ऑफ कर दूंगा। ये तो था सॉफ्टवेयर, ये था आपका वेबसाइट, और ये है आपका क्या था? ये कॉपीराइट। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में आगे लिखा है कि हमने 60 लाख रुपए गुडविल के लिए पे करा और ये गुडविल हमने किसी फर्म की ली। जब किसी फर्म की गुडविल आप एक्वायर करते हैं तो उसको मैक्सिमम 10 साल के पीरियड में आपने राइट ऑफ करना होता है। इसका मतलब जो फर्म की गुडविल है उसको आपने इस साल कितना राइट ऑफ करना है? 6 लाख रुपए राइट ऑफ करना है। उसके बाद फिर उसने हमें बताया कि 60 लाख रुपीस हमने और गुडविल के लिए पे करे, और ये गुडविल जो है अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज की वजह से हमारे पास पहुंची। कोई गुडविल अगर AS14 के थ्रू, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज के थ्रू आपके पास आती है तो ऐसी गुडविल को हम 5 साल के अंदर राइट ऑफ करते हैं। करेक्ट? तो इस केस में 12 लाख रुपए में राइट ऑफ और कर दूंगा। इज इट क्लियर टू यू? उसके बाद कहता है कि हमने 60 लाख रुपीज एक्वायर देकर के एक्वायर करा एक पेटेंट फॉर ए पीरियड ऑफ 5 इयर्स, और ये पेटेंट जो है हमने 5 साल के लिए लिया। सपोज ये पेटेंट मैंने 15 साल के लिए लिया होता तो मैं इसको 10 साल में राइट ऑफ करता। पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क ये अधिकतर 10 साल में ही राइट ऑफ होते हैं। मोस्ट ऑफ द इंटेंजिबल एसेट मैक्सिमम पीरियड उनका 10 ईयर्स ही होता है। आपको वेबसाइट और सॉफ्टवेयर के बारे में बस थोड़ा सा पता होना चाहिए। लेकिन यहां तो मैंने पेटेंट लिया ही 5 साल के लिए, तो मैं इसको 5 साल में राइट ऑफ करूंगा। तो इसलिए मैंने लिखा है कि पेटेंट 60/5, तो इसका मतलब मैं पेटेंट्स को इस साल 12 लाख रुपए राइट ऑफ करूंगा। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा है कि हमने 60 लाख रुपए की पेमेंट करी और स्टॉक एक्सचेंज मेंबरशिप राइट्स के लिए। जो स्टॉक एक्सचेंज मेंबरशिप राइट है इसको मोस्टली एक इंडस्ट्री प्रैक्टिस है कि हम 10 साल के अंदर राइट ऑफ कर देते हैं। तो स्टॉक मेंबरशिप राइट 60 लाख की है, 60 लाख डिवाइडेड बाई 10, तो इसका मतलब 6 लाख रुपए में इस साल राइट ऑफ करूंगा। इज इट क्लियर टू यू? उसके बाद अब वो क्या कहता है? उसके बाद कहता है कि 60 लाख रुपए हमने स्टेट गवर्नमेंट को पे करे। और किस लिए पे करे? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ रोड्स बिल्ड करी। कहां पर बिल्ड करी? इन द विसिनिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। जहां हमारी फैक्ट्री साइट वगैरह होगी उसके आसपास इन्होंने क्या करा? ये रोड्स बिल्ड करी
और रोड्स इसलिए बिल्ड करी गई ताकि मटेरियल जो है आसानी से साइट तक लाया जा सके। लेकिन आगे उसने क्या कहा, ये रोड्स जो बिल्ड करी गई ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं, ये स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, हमारी नहीं है, तो इसलिए जाहिर है इसको हम तो राइट ऑफ नहीं कर सकते, लेकिन जो 60 लाख रुपए हमने पे करे उसको मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करना पड़ेगा। यानी कि ये रोड्स की डेवलपमेंट पे जो खर्चा हुआ ये पूरा का पूरा एक्सपेंस करा जाता है। 60 लाख रुपए ये पूरा पीएनएल अकाउंट में डेबिट होगा। इसी तरह से कहते हैं हमने 60 लाख रुपीज फिर पे करे किस चीज के लिए, कुछ इनिशियल एडवर्टाइजिंग कैंपेन करने के लिए। AS-26 में मैंने बताया था कि इनिशियल एडवर्टाइजिंग कैंपेन पे कितना भी हैवी एक्सपेंडिचर हो वो सारा का सारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो ये भी आपने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करना है, इस खर्चे को पूरा का पूरा। उसके अलावा कहते हैं हमने 60 लाख रुपए खर्च करे किसी ड्रग को डेवलप करने में, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का केस हो गया। लेकिन वो कहता है अभी तक एसेट रिकग्नाइजेशन क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ, इसलिए हम इसको कैपिटलाइज नहीं कर सकते। तो जाहिर है कि जो ड्रग्स का खर्चा है 60 लाख का, ड्रग्स की जो रिसर्च पे खर्चा है या डेवलपमेंट पे, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा। तो क्वेश्चन का आंसर यही आपने देना है कि ये टोटल खर्च जो भी आएगा इतना अमाउंट आप इस साल राइट ऑफ करेंगे। इज इट क्लियर टू यू? क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कहते हैं एक्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी है और इस कंपनी ने 51% स्टेक्स वाई लिमिटेड में खरीदे। ये मैंने डायग्रामेटिकली भी बताया हुआ है। एक्स लिमिटेड नाम की कंपनी है और वाई लिमिटेड के 51% शेयर हमारे पास हैं। तो नो डाउट कि ये हमारी सब्सिडियरी कंपनी है और AS-18 में हमने देखा था अगर किसी दूसरी कंपनी का कंट्रोल हमारे अंडर में है, किसी भी वक्त अकाउंटिंग पीरियड में किसी भी वक्त अगर किसी दूसरी एंटिटी का कंट्रोल हमारे पास है तो नेचुरल है कि वो हमारी रिलेटेड पार्टी है। एक्स और वाई रिलेटेड पार्टी हैं इस क्वेश्चन में। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि क्वेश्चन में जो तुम्हें आंसर्स दिए गए थे, अब वो आंसर मैंने यहां प्रिंट नहीं कर पाया, कोई बात नहीं। जो ऑप्शंस दिए हुए थे उन ऑप्शंस में एक्स और वाई नहीं था। अगर एक्स और वाई होता तो मैं कहता कि ये रिलेटेड पार्टी है, लेकिन क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, यानी कि जो ऑप्शंस थे उसके अंदर कोई एक्स एंड वाई नहीं दिया हुआ था। करेक्ट। उसके अलावा हमने तो वाई के 51% शेयर खरीदे और कहता है वाई ने डब्ल्यू लिमिटेड के 51% शेयर खरीदे। इसका मतलब डब्ल्यू लिमिटेड जो है वाई लिमिटेड की सब्सिडियरी कंपनी है, तो ये दोनों भी रिलेटेड पार्टी हैं, वाई और डब्ल्यू। ना सिर्फ ये, मैंने आपको बताया था अगर किसी दूसरी एंटिटी का नियंत्रण डायरेक्टली हमारे हाथ में या इनडायरेक्टली हमारे हाथ में, जैसे एक्स लिमिटेड है, एक्स लिमिटेड के अंडर में वाई लिमिटेड है और डब्ल्यू लिमिटेड वाई लिमिटेड के अंडर में है, तो इसका मतलब डब्ल्यू लिमिटेड इनडायरेक्टली हमारे अंडर में है। तो वाई और डब्ल्यू भी रिलेटेड पार्टी हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये भी तुम्हारे जो क्वेश्चंस में ऑप्शंस दिए गए थे उसके अंदर नहीं था, अदरवाइज ये भी रिलेटेड पार्टी है। और उसके अलावा एक्स और डब्ल्यू भी रिलेटेड पार्टी है, एक्स और डब्ल्यू भी रिलेटेड पार्टी है। लेकिन प्रॉब्लम ये जो मैंने लिखा रिलेटेड पार्टी, एक्स और वाई भी, ये सब रिलेटेड पार्टी है। अनफॉर्चुनेटली क्वेश्चन में ऑप्शन में ये चीज नहीं दी गई थी, इनमें से कोई भी चीज नहीं थी। आगे उसने क्या लिखा कि जो डब्ल्यू लिमिटेड नाम की कंपनी है, कंफ्यूज करने के लिए तुम्हें यहां पर दिया हुआ है कि डब्ल्यू लिमिटेड नाम की जो कंपनी है, इस कंपनी में 49% हिस्से जेट लिमिटेड के भी हैं। बिकॉज जेट लिमिटेड, मैंने बताया था अगर मेरा किसी दूसरी कंपनी में कंट्रोल है या मेरा उसमें सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कब आता है? जब किसी दूसरी एंटिटी के 20% से ज्यादा के स्टेक्स मेरे पास हों लेकिन 50% से कम हो। तो इसका मतलब जेट लिमिटेड का इसमें सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। तो ये कंपनी जेट लिमिटेड की एसोसिएट मानी जाएगी। डब्ल्यू लिमिटेड जेट लिमिटेड की एसोसिएट कंपनी मानी जाएगी। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो इस केस में हम कह सकते हैं कि डब्ल्यू लिमिटेड और जेट लिमिटेड भी रिलेटेड पार्टी हैं। डब्ल्यू और जेट लिमिटेड रिलेटेड पार्टी हैं। और जो तुम्हें क्वेश्चन में ऑप्शन दिए गए थे, बाकी ऑप्शन तो ये वाले कोई नहीं थे, लेकिन उन ऑप्शन में एक ये ऑप्शन था जेड एंड डब्ल्यू, तो यही आपका आंसर बन रहा है। लेकिन बच्चों को कंफ्यूजन उसमें क्या हुई कि सर ये भी रिलेटेड पार्टी है, ये भी तो रिलेटेड पार्टी। अरे भाई वो ऑप्शन में दिए ही नहीं है तो वो कहां से आंसर होगा? आंसर इसलिए तुम्हारा यही होगा जो चीज ऑप्शन में मौजूद होगी। ऑप्शन में सिर्फ ये लिखा हुआ था जो रेलिवेंट आंसर है डब्ल्यू और जेड, यानी कि जेड एंड डब्ल्यू आर रिलेटेड पार्टी, लेकिन बाकी जो ऑप्शंस दिए हुए थे वो रिलेटेड पार्टी के रूप में नहीं है। फॉर एग्जांपल एक्स एंड डब्ल्यू कोई रिलेटेड पार्टी नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल वाई एंड डब्ल्यू भी रिलेटेड पार्टी नहीं हो सकती।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? इसी तरह से मैंने कहा कोई और ऑप्शन है जिसमें वो रिलेटेड पार्टी नहीं थे, तो बाकी जो ऑप्शंस दिए हुए थे वो रिलेटेड पार्टी के नहीं थे, केवल ये वाला ऑप्शन था, इसलिए यही इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं जीवात्मा लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है और उसने एक प्लांट खरीदा, और ये तो मैंने AS11 में तुम्हें कितनी अच्छी तरह से ये बताया हुआ था, ये मैंने बहुत अच्छी तरह से बताया हुआ क्वेश्चन है, फिर भी तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन चलो। वो कहता है जीवात्मा लिमिटेड ने प्लांट परचेज करा $US में ऑन 31 अक्टूबर 2020 को करा। तो 31 अक्टूबर 2020 मान लेते हैं, कहीं यहां पर है 31 अक्टूबर 2020। अब इस दिन हमने जो प्लांट परचेज करा वो $50,000 का प्लांट परचेज करा। इज इट क्लियर टू यू? कहता है कंपनी एंटर्ड इनटू ए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर 6 months एट द रेट ऑफ $64.25। अब कंपनी ने कहा कि हम इसकी जो पेमेंट करेंगे, खरीदा तो हमने इस तारीख है, हम इसकी पेमेंट आफ्टर 6 months करेंगे, और जब भी हम 6 months के बाद इसकी पेमेंट करेंगे तो हम आपको कितनी पेमेंट करेंगे, किस रेट के हिसाब से करेंगे? हम आपको पेमेंट करेंगे $64.25 पर डॉलर के हिसाब से पेमेंट करेंगे। कहता है 31 अक्टूबर 2020 को जिस दिन हमने ये खरीदा, कहता है उस दिन एक्सचेंज रेट 61.5 का था, यानी कि इस दिन जो एक्सचेंज रेट था वो 61.5 का था, लेकिन मैं पेमेंट जब करूंगा तो मैं ज्यादा रेट से करूंगा, तो इसका मतलब मुझे कुछ नुकसान हो जाएगा। नुकसान मुझे कितने का हो जाएगा? देखो $50,000। मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लेता हूं, तो इन दोनों का जो भी डिफरेंस होगा, जो मैंने तुम्हें बताया BY इंटू 2.75 करे, तो ये आपका टोटल नुकसान होगा ओवर 6 months पीरियड। तो ये आपका आंसर इसमें करेक्ट है। करेक्ट। आगे कहता है कि नेट प्रॉफिट लिमिटेड, एक बार फिर से जीवात्मा लिमिटेड नाम की कंपनी आ गई। कहता है इनके नेट प्रॉफिट्स दिए हुए हैं तुम्हें, और नेट प्रॉफिट 2020-21 के दिए हैं, फिर उससे पहले के साल के दिए हुए हैं, फिर उससे पहले के साल के दिए हुए हैं, फिर उससे पहले के साल के दिए हुए हैं, फिर उससे पहले के साल के दिए हुए हैं। यानी कि एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, 3, 4, तो 5 साल के तुम्हें प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। अब कहता है कि इन 5 साल में कंपनी का जो प्रॉफिट था 25 करोड़ का था, 20 करोड़ का था, 15 करोड़ का था, 10 करोड़ का था, 5 करोड़ का था, पिछले 5 साल के प्रॉफिट दिए हुए। अब कहता है ड्यूरिंग 2020-21, यानी कि तुम्हें यह पता लग गया कि ये तुम्हारा करंट ईयर है, ये आपका करंट ईयर है। इज इट क्लियर टू यू? कहता है ड्यूरिंग 2020-21 द कंपनी इनकर्ड 7 lakh and 3 lakh on free education and medical treatment of the employees of the company and their families respectively under CSR project। कहता है कंपनी ने 7 लाख रुपए और 3 लाख रुपए फ्री एजुकेशन पे और मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द एम्प्लॉइज और उनकी फैमिली पे खर्च करे। अब क्वेश्चन तुमसे क्या कह रहा है? कैलकुलेट द शॉर्टफॉल ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। हालांकि जब ये मैंने तुम्हें चैप्टर थ्योरेटिकल, जिन लोगों ने कोर्स खरीदा हुआ है उनको तो हमने कराया ही हुआ है, मैंने तब भी बताया था हर कंपनी के ऊपर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है? कि जो भी उनका करंट ईयर का प्रॉफिट है, करंट ईयर उससे पहला और उससे पहला, यानी कि पिछले 3 साल में उन्होंने जितना भी प्रॉफिट कमाया, अब हमें इसलिए 5 साल के प्रॉफिट से लेना नहीं है। एक तो तुम्हारा करंट ईयर ये है, इससे पहले का साल ये है, इससे पहले का साल ये है, तो इन 3 साल में तुम्हारे जो प्रॉफिट हैं वो 25, 20 और 15 है। तो पहले तो आप इन प्रॉफिट्स को नोट कर लेंगे, 25 को, 20 को, यानी कि करंट ईयर का प्रॉफिट, उससे पहले साल का प्रॉफिट और उससे पहले साल का प्रॉफिट, यानी कि लास्ट 3 ईयर के प्रॉफिट्स को हमने पहले तो देखना है। ये हमारे प्रॉफिट थे, उनकी हमने फिर एवरेज ले लेनी है। ये मैंने इनकी एवरेज ले ली, ये एवरेज जो भी आ जाएगी शायद 20 करोड़ आएगी। स्टैंडर्ड क्या कहता है कि एक कंपनी के ऊपर जरूरी है कि जो भी उन्होंने एवरेज प्रॉफिट कमाए, उस एवरेज प्रॉफिट का एटलीस्ट 2% उनको CSR प्रोजेक्ट्स के लिए खर्च करना जरूरी है। CSR प्रोजेक्ट्स के अंदर कुछ एक्टिविटीज दी हुई हैं, और जब मैंने रेगुलर क्लासेस ली उसमें तो मैंने उन एक्टिविटीज के बारे में बताया भी हुआ है, और उन एक्टिविटीज में फ्री एजुकेशन और
एम्प्लॉयज और उनकी फैमिली के लिए जो खर्चा है वो इंक्लूड है। तो CSR यानी CSR का मतलब ही है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो 2% खर्चा करना जरूरी है। अब पॉइंट ये है, ध्यान से समझने की कोशिश करें। प्रॉफिट तो तुम्हारा आ रहा है, एवरेज प्रॉफिट पिछले 3 साल का आ रहा है 20 करोड़। 20 करोड़, करोड़ में कितने वो होते हैं भाई? जीरो। सर 7 जीरो होते हैं, 7 होते हैं पक्का? चलो ये 20 करोड़ मैंने लिख दिया, अगर ठीक लिखा है तो है ये 20 करोड़। स्टैंडर्ड कहता है इसका 2% जो कि मैंने बताया। अगर मैं इसका 2% कंप्यूट करूं तो 2% कितना आ जाएगा? 2 जीरो काट देंगे तो 40 लाख आ जाएगा। यानी कि इस कंपनी के ऊपर ये जरूरी था कि 40 लाख इनको खर्च करने चाहिए थे 2000, जो भी इनका करंट ईयर है 2021 में। लेकिन कंपनी ने खर्च कितना करा है? 7 लाख और 3 लाख, यानी कि 10 लाख रुपए कंपनी ने अभी तक खर्च करे हैं। तो शॉर्टफॉल कितनी है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है, कैलकुलेट द शॉर्टफॉल ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन CSR। तो शॉर्टफॉल तुम्हारी कितनी हो जाएगी? 30 लाख की हो जाएगी। तो 30 लाख की शॉर्टफॉल जो है वो तुम्हारा आंसर होगा, जो कि मैंने यहां लिखा भी हुआ। आंसर मैंने सब लिखे हुए हैं, आंसर भी लिखा है, सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका, जिन लोगों ने NBFC का चैप्टर बहुत ध्यान से करा हुआ है, जो हमारे रेगुलर कोर्स के स्टूडेंट हैं, उनको मालूम होगा ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन था जो हमारे मॉड्यूल में ऑलरेडी इंक्लूडेड था हमारे स्टडी मटेरियल में। इस क्वेश्चन में तुम्हें प्रोविजन बनाने का आर्ट आना चाहिए, करेक्ट। अब वो कह रहा है कि ABC फाइनेंशियल लिमिटेड नाम की कोई NBFC है जो कि हायर परचेज पर अपने कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बेचती है। अब नीचे तुम्हें कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, जैसे क्या इंफॉर्मेशन दी है कि उन्होंने कुछ LCD टेलीविजन सेट्स बेचे हैं। अब यहां पर ब्रैकेट में एक चीज लिखी है, इंटरेस्ट ओवरड्यू बट रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसके अंदर 2 कॉलम तुम्हें बने हुए हैं। वो बता रहा है कि इतना इंटरेस्ट ओवरड्यू हो चुका है टेलीविजन सेट्स पे अप टू 12 मंथ, यानी कि अभी 12 महीने तक, जैसे कि 12 महीने, 11 महीने, 10 महीने। तो 12 महीने का इंटरेस्ट, 12 महीने तक का इंटरेस्ट ओवरड्यू हो चुका है, और वो कहता है इंटरेस्ट का अमाउंट 480 है। इज इट क्लियर टू यू? उसके अलावा अगले कॉलम में तुम्हें नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स भी दी है, यानी कि जितने भी एसेट्स हमने बेचे होंगे, LCD टेलीविजन सेट्स जो हमने बेचे होंगे, उनकी जो नेट बुक वैल्यू है वो तुम्हें यहां पर लिखी हुई है 20,123.00 करोड़। कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन तुम्हें क्वेश्चन में दी हुई है, जैसे कि तुमने कुछ वॉशिंग मशीन्स बेची होंगी और उन वॉशिंग मशीन पे 24 महीने तक, अप टू, देखो यहां लिखा हुआ है ना कि अप टू 12 मंथ्स, अप टू 24 मंथ्स, अप टू 30 मंथ्स, अप टू 45 मंथ्स। इसका मतलब ये है, तो फॉर 24 मंथ तक का कुछ खर्चा, इंटरेस्ट जो है वो ओवरड्यू हो चुका है। इसका मतलब ये 12 महीने से ज्यादा हो चुका है, लेकिन अभी 24 महीने से ज्यादा नहीं हुए हैं। उस पे इंटरेस्ट इतना बन रहा है, और इन एसेट्स की, वॉशिंग मशीन्स की, जो भी हमने बेची होंगी डिफरेंट कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को, उनकी जो नेट बुक वैल्यू इतनी, एंड सो ऑन। इसी तरह रेफ्रिजरेटर के बारे में दिया हुआ है, इसी तरह एयर कंडीशनर्स के बारे में तुम्हें दिया हुआ है। अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है? क्वेश्चन कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोविजन टू बी मेड ड्यूरिंग द ईयर। ये तुम्हारे इंस्टीट्यूट के आंसर्स दिए हुए हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए तुम्हें बेसिकली क्या चीज मालूम होनी चाहिए? अगर तुमने NBFC का चैप्टर पढ़ा है, उसमें मैंने प्रोविजन बना के रखे हुए थे, बताए भी हुए, और ये क्वेश्चन तो मॉड्यूल में है ही। खैर, हमारे जिन लोगों ने कोर्स हमारा खरीदा उनको तो मालूम है। तो अगर 12 महीने तक का पीरियड है, तो मैंने बताया था, और मैंने यहां लिखा भी है, वेयर हायर चार्जेस आर ओवरड्यू अप टू 12 मंथ्स। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे कोई प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है। अगर 12 महीने तक का इंटरेस्ट ओवरड्यू है, तो मुझे कोई अलग से, देखो प्रोविजन कब बनाया जाता है? जब हमें कोई नुकसान होने के चांसेस है। हमें नहीं लगता, या स्टैंडर्ड कहता है कि हमें, स्टैंडर्ड तो खैर नहीं कहना चाहिए, लेकिन NBFC की गाइडलाइंस कहती हैं, RBI की कुछ गाइडलाइंस भी होती हैं जिन्हें डिफरेंट NBFCs के लिए दी हुई है। तो उन गाइडलाइंस के मुताबिक हमें कोई प्रोविजन नहीं बनाना है। लेकिन जो दूसरा केस था, जो कि वॉशिंग मशीन से रिलेटेड था, उसमें आपने देखा था इंटरेस्ट जो है वो अप टू 24 मंथ तक का था। इसका मतलब 12 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन 24 महीने तक है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अगर 12 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और 24 मंथ तक का पीरियड बीत चुका है, लेकिन 24 मंथ से ज्यादा का नहीं, तो ऐसे में गाइडलाइन ये कहती है कि उन एसेट्स की जो भी नेट बुक वैल्यू है, तुम्हें नेट बुक वैल्यू इसीलिए दी हुई है क्योंकि
नेट बुक वैल्यू के हिसाब से ही आप प्रोविजन बनाएंगे। तो इस केस में आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा, तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि प्रोविजन किस परसेंटेज के हिसाब से बनाना पड़ेगा। देखो, नेट बुक वैल्यू जो वॉशिंग मशीन हैं, जो सेकंड कैटेगरी में दिया हुआ एसेट है, तो उनके जो नेट एसेट्स हैं उसका 10% तुम्हें प्रोविजन बनाना पड़ेगा। बस तुम्हें ये 10% मालूम होना चाहिए। इसी तरह से अगला आइटम जो है उसमें वो कह रहा था इंटरेस्ट जो है कहां चला गया, 30 मंथ्स के लिए था, 30 मंथ्स के लिए। लेकिन रूल अगला क्या है कि अगर 24 महीने से ज्यादा हो चुके हैं लेकिन 36 मंथ्स तक, यानी कि 24 मंथ से ज्यादा का टाइम गुजर चुका है लेकिन 36 मंथ से ज्यादा का नहीं गुजरा है, तो इन एसेट्स में जो थर्ड कैटेगरी वाले एसेट है रेफ्रिजरेटर, उसमें 30 महीने का वक्त गुजर चुका है, तो ये 24 महीने से ज्यादा और 36 महीने से कम वाली स्लैब में आएंगे। तो ऐसे केस में जो भी इनकी बुक वैल्यू होगी, स्टैंडर्ड कहता है कि उसका 40% ऑफ नेट बुक वैल्यू मुझे प्रोविजन बनाना पड़ेगा। तो आपने देखा जो लास्ट कॉलम में बुक वैल्यू लिखी हुई है 1280 लिखी हुई है, और 1280 का 40% प्रोविजन आपको बनाना पड़ेगा। इतना प्रोविजन आप बनाएंगे। इज इट क्लियर टू यू? और लास्ट स्लैब ये है कि अगर 36 मंथ से ज्यादा का हो चुका है, इज इट क्लियर टू यू? 36 मंथ से ज्यादा का हो चुका है लेकिन 48 मंथ्स तक का, लेकिन अप टू 48 मंथ्स है, जबकि उसने लास्ट वाले में शायद 45 मंथ्स हमें दिए हुए हैं। तो उस केस में आपको ध्यान रखना होगा, स्टैंडर्ड कहता है कि 70% ऑफ द बुक वैल्यू, तो 70% ऑफ द बुक वैल्यू प्रोविजन आप बनाएंगे। टोटल प्रोविजन 120590 है, और ये आंसर आपका ये वाला थर्ड आंसर हो जाएगा जो इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ है। इज इट क्लियर टू यू? क्वेश्चन नंबर 6 मैंने AS 26 में करा दिया है, इसलिए आपको वो स्टैंडर्ड देख लें, क्योंकि अननेसेसरी में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ये वाला मैंने उसमें ऑलरेडी करा दिया, और वैसे भी ये इजी स्टैंडर्ड है, इजी क्वेश्चन है। वो कहता है सीजन इंडिया लिमिटेड ने एक पेटेंट राइट एक्वायर करा 400 लाख रुपए में, और कहता है कि उसकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल वैसे तो 5 साल की है। देखो, एक तो तरीका ये है कि ये एंटिटी चाहे तो 400 रुपए इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट है और 5 साल जो है उसकी लाइफ है, तो मैं हर साल 80 लाख राइट ऑफ कर सकता हूं। लेकिन उसने कहा एमोर्टाइजेशन वाज डिसाइडेड इन द रेशियो ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोस। तो एंटिटी ने ये नहीं सोचा कि हम इस तरीके से राइट ऑफ करेंगे। एंटिटी ने सोचा कि जो एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोस है उनके हिसाब से हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा। देखो, अगर मैं मान लो ये क्वेश्चन में ये नीचे की 2 लाइनें नहीं होती, नीचे की 2 लाइनें नहीं होती, तो मैं किस रेशियो में राइट ऑफ करता? ये जो एक्सपेक्टेड दिए हुए हैं भाई, इनका टोटल कितना आ जाएगा, 600 कितना आ जाएगा, 600 प्लस 100 दैट इज 800 टोटल आ जाएगा। अगर मैं इन सब का टोटल करूं तो ये टोटल 800 आ रहा है ना। मैंने कहा अगर क्वेश्चन में नीचे की 2 लाइनें नहीं दी होती तो हर साल में कितना राइट ऑफ करता? देखो, 200 डिवाइडेड बाई 800, क्योंकि इस साल का कैश फ्लो 200 है और टोटल 800 है, और एसेट की कॉस्ट है 400, तो मैं कितना राइट ऑफ करता? सर मैं 100 राइट ऑफ करता। सेकेंड ईयर में भी मैं इतना ही राइट ऑफ करता, 200 डिवाइडेड बाई 800 इंटू 400, और मैं थर्ड ईयर में भी कितना राइट ऑफ करता? इतना ही राइट ऑफ करता। और वैसे मैं फोर्थ ईयर में आता तो 100 कैश फ्लो है डिवाइडेड बाई 800 इंटू 400, तो ये कितना आ जाता? 50 आ जाता। और इसी तरह से मैं फिफ्थ ईयर में राइट ऑफ करता है। इस तरह से टोटल 400 जो कि एसेट की कॉस्ट है मैं राइट ऑफ करता अगर क्वेश्चन में नीचे की 2 लाइनें नहीं होती। लेकिन अब उसने इस लाइन में क्या लिखा है कि एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, यानी कि जब थर्ड ईयर बीत गया, इसका मतलब है मैं थर्ड ईयर तक राइट ऑफ कर चुका था। लेकिन जब मैंने थर्ड ईयर तक राइट ऑफ करा होगा तो मैंने इसी तरीके से राइट ऑफ करा होगा ना भाई, थर्ड ईयर तक, क्योंकि थर्ड ईयर से के बाद ही तो मुझे पता लगेगा जो भी नया होगा। लेकिन थर्ड ईयर से पहले तो मैं यही सोचूंगा ना कि कैश फ्लो का पैटर्न ये है। इसका मतलब पहले 3 साल में जो मैं राइट ऑफ करूंगा उसी तरीके से करूंगा जैसा मैंने आपको अभी करके दिखाया, 100। लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है कि थर्ड ईयर के बाद आपको पता लगा कि ये जो पेटेंट है इसकी बैलेंस लाइफ, क्योंकि ओरिजिनल एस्टिमेशन के हिसाब से थर्ड ईयर के बाद 2 साल बचे होने चाहिए, लेकिन वो कहता है कि जब आपने थर्ड ईयर बीत गया तो आपको पता लगा अब 2 नहीं 3 साल बचे। अब केवल चौथा और 5वां साल ही नहीं बचा है, बल्कि चौथा, 5वां और 6ठा साल भी बचा है। थर्ड ईयर के बाद आपको ये पता लग रहा है, लेकिन थर्ड ईयर तक तो आप इतना अमाउंट राइट ऑफ कर चुके हैं ना ऑलरेडी। अब आगे कहता है एंड दी, और आपको यह भी पता लगा कि फिफ्थ ईयर के बाद, यानी कि अगले साल, फिफ्थ ईयर के अगले साल में 50 लाख का इनफ्लो होगा।
50 लाख का इनफ्लो होगा। तो इस केस में मैं कैसे राइट ऑफ करूंगा? देखो, पहले 3 साल में तो आप उसी तरीके से राइट ऑफ करेंगे जैसे मैंने बताया, क्योंकि पहले 3 साल तक आपके सामने यही पिक्चर थी कि टोटल कैश फ्लो जो होंगे वो पहले तो टोटल ये 5 साल तक कैश फ्लो आएंगे, और कैश फ्लो का टोटल 800 होगा। पहले 3 साल का 200 है, तो 200/800 इंटू 400, ये 0.25 लिखने की जरूरत नहीं, इंटू 400 कर देना, इंटू 400 कर देना, इंटू 400 कर देना। करेक्ट। तो ये पहले 3 साल में, इसका मतलब आप 400 में से, देखो जो पेटेंट था वो 400 उसकी कॉस्ट थी, तो 300 आप राइट ऑफ कर चुके हो। 3 साल के बाद अभी 100 लाख रुपए का जो पेटेंट बचा हुआ है अनएमोर्टाइज्ड है, वो आपने राइट ऑफ करना है। अब 4th ईयर में तो हमें मालूम है, क्वेश्चन में दिया ही हुआ था कि 4th ईयर में जो हमारा कैश इनफ्लो है 100 है, और 5th ईयर में 100 है, ये तो दिया ही हुआ है। लेकिन अब 6th ईयर का इनफ्लो भी हमारे सामने आ गया, कितना? 50। इसका मतलब अब आने वाले 3 साल में मुझे 100 लाख रुपए राइट ऑफ करने, आने वाले 3 साल में 100 लाख राइट ऑफ करने। और वो मैं कैसे करूंगा, यहां ध्यान से देखो। देखो, आने वाले 3 साल के जो इनफ्लोज का टोटल है वो कितना हो गया? 250 हो गया। तो मैं कैसे राइट ऑफ कर रहा हूं? देखे, 4th ईयर का, 4th ईयर का इनफ्लो कितना है? 100 डिवाइडेड बाई 240। करेक्ट। और ये करने की जरूरत ही नहीं, इंटू 100 डिवाइडेड बाई 250 इंटू 100, क्योंकि अब जो पेटेंट है उसकी जो कॉस्ट बची हुई है वो 100 बची हुई है, तो 40 लाख रुपए आप राइट ऑफ करेंगे। इसी तरीके से 5वें साल में भी 100/250 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 40। और 6th ईयर में जब आप राइट ऑफ करेंगे तो 50 डिवाइडेड बाई 250 इंटू 100, 20। तो आपने देखा जो बचे हुए 100 लाख थे वो आपने नेक्स्ट 3 ईयर्स में राइट ऑफ कर दिए। वैसे क्वेश्चन की डिमांड ये है कि 6th ईयर में कितना राइट ऑफ करना है, ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर जो 7th है ये भी मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, AS20। इसके लिए आप देखें, देखो अब इतना टाइम नहीं होगा कि एक ही चीज को 2-2 3-3 बार कराया जा चुके। जब AS20 आप देखेंगे तो लास्ट में मैंने जो रिसेंट एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो मैंने कराया हुआ है, और उसमें मैंने बड़े डिटेल में ये बताया हुआ है कि थ्योरेटिकल एक्स राइट वैल्यू वगैरह क्या होती है और उसके हिसाब से कैसे करा जाएगा। इसके लिए आपको AS20 का लेक्चर जो YouTube में ऑलरेडी अपलोडेड है उसको आप देखें, ये उसमें आपको सॉल्यूशन कंप्लीटली कॉम्प्रिहेंसिवली मिल जाएगा। उसके बाद आगे कहता है 8th में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? कौन सी स्टेटमेंट इसमें फॉल्स है? एन आइटम ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर इज टू बी डिस्क्लोज सेपरेटली एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 2013 इफ द अमाउंट एक्सीड 1% ऑफ द रेवेन्यू। आपने देखो कंपनीज के फाइनल अकाउंट बनाए हुए हैं। कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है? कंपनीज एक्ट 2000 ये कहता है कि इनकम और एक्सपेंडिचर को हमें सेपरेटली डिस्क्लोज करना चाहिए अगर कोई इनकम या एक्सपेंडिचर का आइटम एक्सीड करता है 1% ऑफ द रेवेन्यू, करेक्ट, और या फिर वो एक्सीड करता है 1 लाख को, ना कि 10 लाख। यहां 10 लाख लिखा हुआ है जबकि ये 1 लाख है। इज इट क्लियर टू यू? इसका मतलब पहली स्टेटमेंट आपकी गलत है, फॉल्स है। इज इट क्लियर? उसके बाद कहते हैं कंपनी इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इवन इफ इट एक्वायर्स द एंटायर शेयर कैपिटल ऑफ अनदर कंपनी। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि शायद ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि तुम लोगों के दिमाग में ये है कि किसी दूसरी कंपनी के 50% से ज्यादा स्टेक्स हमारे पास आ जाएं तो वो हमारी सब्सिडियरी कंपनी हो जाएगी। यहां तो 100% शेयर आ रहे हैं, वो तो हमारी होली ओन सब्सिडियरी कंपनी हो जाएगी। लेकिन ये भी गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि मान लेते हैं, देखो कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो मैंडेशन में आती हैं। अब ऐसी बहुत सी कंपनीज होती हैं जो दूसरी कंपनी के 100% शेयर एक्वायर कर लेती है, लेकिन उनके ऊपर मैंडेशन नहीं होती। जैसे कि किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने अगर एक्वायर करा है, हो सकता है कि वो मैंडेशन के दायरे से बाहर हो, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी पूरी तरह से करेक्ट नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एवरी कंपनी, ये चीज गलत है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट केवल जो लेवल 1 एंटरप्राइजेस होती है उनके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना जरूरी होता है। आजकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तुमने पढ़ा था इससे पहले के लेवल में कि तीन तरह के लेवल्स होते हैं एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। तुमने पहले यही पढ़ा हुआ है कि 3 लेवल की एंटरप्राइज होती हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेकिन अब चेंज हो गया है, अब 4 लेवल्स हो गए, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। और जो नया लेवल आया है लेवल 4, उसमें उसको हम कहते हैं माइक्रो लेवल एंटरप्राइजेस, करेक्ट। तो इसका मतलब इसमें ये सारी स्टेटमेंट फॉल्स हैं,
तो इसलिए आंसर आपका यही होगा ऑल ऑफ दिस। ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है, आपको याद होगा AS16 में मैंने करा दिया है बहुत बच, और ये हमने ही कराया, बाकी तो किसी ने कराया नहीं। वैसे इसका सॉल्यूशन मैंने इसमें दे दिया है, और ये अगर किसी को देखना है तो मैंने यहां पर लिख भी दिया है, वॉच AS16 ऑन यूट्यूब फॉर कंप्लीशन। यूट्यूब में AS16 मैंने अपलोड करा हुआ है, आप यूट्यूब में सर्च करें। और अगर आप जल्दी से देखना चाहते हैं तो एकदम फॉरवर्ड कर लें, लास्ट में पहुंचे, लास्ट के 9-10 मिनट में मैंने ये क्वेश्चन कराया हुआ है, करेक्ट। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये AS22 में मैंने कराया हुआ है, तो इसलिए सॉल्यूशन तो मैंने यहां पर दे दिया है, कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन दिया है मैंने, सिर्फ नाम का सॉल्यूशन नहीं दिया है। और ये भी अगर देखना है तो AS22 में जिस चीज को भी मैं कह रहा हूं कि आपने देखना है, तो इसका मतलब उस स्टैंडर्ड को सर्च कर लें। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते तो बिल्कुल लास्ट में पहुंच जाएं, लास्ट के 9-10 मिनट में। तो आप देखेंगे कि लास्ट के 9-10 मिनट में हमने उन्हीं क्वेश्चंस को कवर करा हुआ है जो रिसेंट एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं। तो वहां ये क्वेश्चन आपको कॉम्प्रिहेंसिवली सॉल्व और फुल फ्लेड्ज डिस्कशन के साथ मिलेगा। उसके बाद ये क्वेश्चन था कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का, क्वेश्चन नंबर 11। अब इसको टाइप करने के लिए हमारे पास भी टाइप नहीं बचा, तो हमने भी इसको स्कैन ही कर दिया। भारत तुषार लिमिटेड नाम की कोई फर्म है, और ये इजी क्वेश्चन है, इसको आप खुद कर सकते हैं, इसमें मेरे बताने लायक कुछ नहीं है बार बार। और AS7 में भी मैंने ये क्वेश्चन वैसे कराया हुआ है, करेक्ट। मुझे नहीं लगता मुझे इसमें कुछ कराने की जरूरत है, क्योंकि अभी मैंने ये क्वेश्चन तुम्हें हाल ही में कराया था। फिक्स कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तुम्हें दी है, वर्क सर्टिफाइड तुम्हें दिया हुआ है, वर्क नॉट सर्टिफाइड दिया है। तुम्हें मालूम है सर्टिफाइड वर्क और अनसर्टिफाइड वर्क मिला करके क्या बताते हैं कि अभी तक कितना खर्चा हुआ है। लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज लिखी हुई है कि जो वर्क नॉट सर्टिफाइड है, ये भी तुम AS7 में जा सकते हो। AS7 सारी स्टैंडर्ड मैंने अपलोड करके रखे हुए। AS7 में लास्ट के 9-10 मिनट देखेंगे तो उसमें मैंने डिटेल में ये सारी चीजें बहुत बताई हुई हैं। और मैंने कहा जितने भी क्वेश्चन रिसेंट एग्जामिनेशन में आए हैं, हर स्टैंडर्ड में या हर चैप्टर जो भी यूट्यूब पे हमने अपलोड करा हुआ है, उसके लास्ट में हमने वो चीज कराया हुआ है। तो वर्क नॉट सर्टिफाइड उसने दिया, वर्क नॉट सर्टिफाइड के अंदर कहता है कुछ मटेरियल है, लेकिन उन मटेरियल में से 4 लाख के मटेरियल बचे हुए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 4 लाख के मटेरियल बचे हैं। तो इसका मतलब जब तुम कॉस्ट देखोगे, कॉस्ट अप टू डेट, तो 500 प्लस 109 मत करना। 109 में से पहले आपको जो बचे हुए अनयूज्ड मटेरियल हैं 4 रुपए के, वो माइनस करने पड़ेंगे। यानी कि 500 प्लस 105 जो है वो आपकी टोटल कॉस्ट इनकर्ड हो जाएगी। और कहता है कि फ्यूचर में अभी खर्चा 495 रुपए का और लग सकता है। और आगे तुम्हें दिया हुआ है कि तुम्हें कुछ प्रोग्रेस पेमेंट, हालांकि जो मैंने अपना नॉर्मल स्टैंडर्ड लिया है उसमें तो मैंने इनके भी ट्रीटमेंट बताए हुए हैं। प्रोग्रेस पेमेंट सब लोगों को मालूम है कि जैसे जैसे काम होता रहता है हम बिलिंग करते रहते हैं कि हमें इतनी पेमेंट कर देना। तो प्रोग्रेस पेमेंट अभी तक हमें 400 रुपए की मिल चुकी है और इतने रुपए की हमें और मिलनी है। हालांकि इसका सॉल्यूशन से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज ये है कि एस्केलेशन इन कॉस्ट by 5% and accordingly the contract price will also increase by 5%। वो कहता है कॉस्ट में 5% से इंक्रीज हुआ, तो तुम्हें कॉस्ट नहीं बढ़ानी है। कई बच्चे सोचते हैं कि कॉस्ट बढ़ानी है, क्योंकि कॉस्ट तो तुम्हें दी हुई है, इसका मतलब वो तो बढ़े हुए लेवल पर ही है। लेकिन जो रेवेन्यू होगा, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, वो तो पहले से ही तय हो चुका होता है। इसलिए तुम्हें अपने रेवेन्यू को बढ़ाना होगा 5% से। यानी कि क्वेश्चन पूछता है कि तुम्हें एक्सपेक्टेड लॉस कंप्यूट करना है, जो कि तुम्हें इस साल रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? पहले तो आपने देखा कि टोटल खर्चा कितना हुआ, सर्टिफाइड वर्क और अनसर्टिफाइड वर्क को मिलाना है। टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? देखो, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। अब टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कैसे देखेंगे? यहां पर ऐसे कर लेना, 500 प्लस 105 तो मैं लिख ही चुका था, इसमें 495 जो और खर्चा फ्यूचर का होने वाला है उसको ऐड कर देना। ये ऐड कर करके आपका सॉरी 1100 आएगा, 1100 आ जाएगा, करेक्ट। अब मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कितना परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन हो गया है। अब परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कितना हो गया है, इसके लिए मैं ये देखूंगा कि अभी तक खर्चा कितना हुआ है। अभी तक खर्चा 605 का हुआ है और कुल खर्चा 1100 का होने के चांसेस हैं। तो इसका मतलब 605 डिवाइडेड बाय 1100 करके मुझे पता लग गया 55% काम पूरा हो चुका है। लॉजिकली अब मेरा कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना है, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था 1000 दिया हुआ था, लेकिन ये 5% से बढ़ जाएगा।
यानी कि कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू पहले तो आपका 1000 प्लस 5%, यानी कि 1050 आप कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू लेकर के चलेंगे। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू का 55% 577 रेवेन्यू आप इस साल रिकॉग्नाइज करेंगे। हालांकि क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा, मैंने समझाने के लिए बताया। लॉस कितना रिकॉग्नाइज करेंगे? देखो यहां पर रेवेन्यू आपने इतना रिकॉग्नाइज करा और जो कॉस्ट आपकी लग चुकी है 605 की तो कॉस्ट लग चुकी है ना, यानी कि इस साल आपने रेवेन्यू तो रिकॉग्नाइज करा 577.50 और इस साल आपने कॉस्ट रिकॉग्नाइज करी है 605। इनडायरेक्टली इसका मतलब है आपने ज्यादा कॉस्ट रिकॉग्नाइज करी, तो इसका मतलब 22.50 का लॉस तो ऑलरेडी रिकॉग्नाइज हो गया जब हमने रेवेन्यू और कॉस्ट को रिकॉग्नाइज करा करंट ईयर की। लेकिन क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आपका टोटल लॉस कितना होने के चांसेस है। अब पहले तो आप ध्यान से देखें कि आपकी कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट आ रही है 1100, पूरे कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट 1100 आ रही है और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है यानी कि कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू वो 1050 है। इसमें से मैं ये माइनस कर दूं यानी कि आपका रेवेन्यू कम है और पूरे कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट ज्यादा है, यानी कि इस कॉन्ट्रैक्ट के कंप्लीट होने पर आपको 50 लाख का नुकसान होगा। अब उस 50 लाख के लॉस में से आपने 22 लाख 50,000 तो पहले ही रिकॉग्नाइज हो जाता है। तो लेकिन इस स्टैंडर्ड में पैरा 35 ये कहता है, AS7 रिवाइज्ड में पैरा 35 ये कहता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हमें मालूम है कि फाइनल आउटकम लॉस होगा तो पूरा का पूरा लॉस इसी साल रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। यानी कि 50 लाख में से 22.50 तो मैं रिकॉग्नाइज करूंगा, बल्कि इन दोनों का जो डिफरेंस है उसके लिए भी मुझे इस साल प्रोविजन बनाना पड़ेगा, जिसको हम कहेंगे प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉसेस। लेकिन तुम्हारा आंसर क्या होगा? 50 लाख होगा, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आपने टोटल लॉस कितना रिकॉग्नाइज करना है, तो टोटल लॉस 50 लाख का रिकॉग्नाइज करना है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? ये जो क्वेश्चन है, जिन लोगों के पास AS16 के नोट्स हैं, जिन लोगों के पास भी हमारे AS16 के नोट्स हैं, ये क्वेश्चन मैंने उसमें सॉल्व करा हुआ है। AS16 में आप ध्यान से देख लें, यूट्यूब में जाएं और लास्ट में मैंने बहुत डिटेल में इनके बारे में चर्चा करी हुई है। AS16 में मैंने ये चर्चा बहुत डिटेल में करी हुई है, इसलिए वहां पर जाकर के इमीडिएटली इस पॉइंट को देखें। AS16 में जाएं, लास्ट के 9-10 मिनट को देखें। हालांकि मैंने नोट्स भी दिए हुए हैं और नोट्स में भी लास्ट के 2 क्वेश्चन जो हैं उसमें से एक क्वेश्चन यही क्वेश्चन है, करेक्ट। उसके अलावा हालांकि मैंने तो यहां सॉल्व करके दिया हुआ है, लेकिन मैंने कहा कि आप बेटर है इसको वहां जाकर के समझें, क्योंकि उसमें ज्यादा डिटेल में मैंने समझाया हुआ है। उसके अलावा ये जो क्वेश्चन है इसको हम कई बार कर चुके हैं और ये क्वेश्चन भी जो है मैंने AS26 के अंदर करा करके रखा हुआ है, इसलिए आप YouTube में AS26 को देखें और AS26 के अंदर फुल फ्लेड्ज आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। आप पूरा नहीं देखना चाहते AS26 तो मैंने कहा जो भी चीज मैं बोल रहा हूं YouTube पे जाके आप देख लेना, लास्ट के 9-10 मिनट का पार्ट आप देखें, आपको मिल जाएगा रिसेंट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस और उसमें आपको ये क्वेश्चन भी मिल जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? हालांकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार आए थे और हमने वो करा दिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 भी मैंने AS29 के अंदर पहले ही करा दिया है। ये मैं इसलिए तुमको कह रहा हूं क्योंकि कई बच्चों को ये शिकायत थी कि ये नहीं हुए हैं, तो मैंने AS29 में सेम क्वेश्चन करा दिया है। ठीक है, AS29 में मैंने ये सेम क्वेश्चन आपका कराया हुआ है, इसलिए इमीडिएटली जाकर के AS29 को देखें। लास्ट के 9-10 मिनट को ही आपने देखना है, तो आपका ये क्वेश्चन आपको वहां मिल जाएगा। यहां मैंने सॉल्व करके सारा दिया हुआ है, समझने में आपको 1 मिनट लगेगा, लेकिन पॉइंट एट द सेम टाइम ये है कि अगर आप और डिटेल में समझना चाहते हैं तो डायरेक्टली वहां पर चले जाएं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स एज पर AS12? अब क्वेश्चन ये कह रहा है ₹25 lakhs received from local authority for providing medical facility to the employees will be credited to profit and loss account or deducted from the medical expenses। पहले तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। मैंने जब AS12 आपको कराया था तो तब भी मैंने बोला था कि हमें गवर्नमेंट ग्रांट्स क्यों मिलती हैं, क्योंकि हमने पास्ट में कुछ ऐसा काम करा होता है या हम फ्यूचर में कुछ ऐसा काम करेंगे, करेक्ट, जिसकी वजह से गवर्नमेंट हमें ग्रांट देती है। तो कहते हैं कि 25 लाख रुपए हमें लोकल अथॉरिटी से मिले, गवर्नमेंट के अंदर लोकल अथॉरिटी भी आती है, मैंने AS12 में ये बताया था।
क्यों मिले? क्योंकि हम कुछ मेडिकल फैसिलिटीज अपने एम्प्लॉयज को दे रहे हैं। तो जब भी कोई आप काम करते हैं इस तरीके का सोशल कॉज के लिए, उसके अगेंस्ट अगर आपको कोई ग्रांट मिलती है तो आप उसको अपने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में जो है क्रेडिट भी कर सकते हैं, या आपके जो खर्चे हुए हैं उसमें से भी आप माइनस कर करके उसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप दो तरीके से दिखाएंगे, तो पीएनएल में दो तरीके से दिखा सकते हैं। या तो आप क्रेडिट में लिख दें, लेकिन इसको अदर इनकम के हेडिंग में लिखा जाता है जस्ट नॉलेज से के लिए। लेकिन अगर आप डेबिट में दिखाना चाहते हैं तो जो भी आपके मेडिकल एक्सपेंसेस हुए हैं उसमें से लेस 25 लाख कर करके आप दिखा सकते हैं। इसका मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है। पहले तो ये फॉल्स नहीं है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर थर्ड पॉइंट में कहता है ₹50 lakhs रिसीव फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट से मुझे 50 लाख रुपए मिले और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए मिले। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मैं लगा रहा हूं उसके लिए मिले। और कहते हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मैंने 150 लाख रुपए में खरीदा था। पहले तो मैंने आपको बताया था कि ग्रांट आपको डेप्रिशिएबल एसेट के लिए भी मिल सकती है, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के लिए भी मिल सकती है। नॉन डेप्रिशिएबल एसेट जैसे लैंड के लिए कोई ग्रांट मिली तो उसको तो हम सीधा कैपिटल रिजर्व में ले जाते हैं। लेकिन अगर डेप्रिशिएबल एसेट के लिए मुझे ग्रांट मिली तो मेरे पास इसमें दो ऑप्शन रहते हैं। मैंने आपको बहुत डिटेल में ये बताया हुआ था। एक तो ये कि मैं उसको अपनी कॉस्ट में एडजस्ट कर सकता हूं, यानी कि जो भी मेरी वाटर ट्रीटमेंट का खर्चा है उसमें से मैं ये ग्रांट का खर्चा एडजस्ट कर सकता हूं और नेट कॉस्ट पर मैं अपने एसेट को रिफ्लेक्ट कर सकता हूं। एक तो मेरे पास ये है, और या फिर मैं इस ग्रांट को डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट पे क्रेडिट कर सकता हूं। और यहां हमने क्या करा, यहां हमने ये चीज करी, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है क्योंकि हम ऐसा कर सकते हैं। फोर्थ में कह रहा है कि लैंड हमें 100 लाख की मिली, लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिली। करेक्ट? तो इसको नॉमिनल वैल्यू पे दिखाना चाहिए। यस, AS12 ये कहता है कि अगर आपको कोई ग्रांट मिलती है इन काइंड, तो मैंने आपको बताया था कि अगर ग्रांट हमें कोई इन काइंड मिलती है, ग्रांट इन काइंड, इन काइंड अगर वो ग्रांट फ्री में मिलती है तो हमें एक इमेजिनरी वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, चाहे वो ₹1 हो, ₹10 हो, ₹100 हो, उस पर हम दिखा सकते हैं। और अगर कोई कंसेशनल रेट पर मिलती है तो उस केस में जितना प्राइस हमने दिया है, भले ही वो बहुत कम दिया है, जैसे कोई 1 लाख का एसेट है और मुझे वो केवल ₹2000 में मिला, तो मेरे को कंसेशनल रेट पर मिला तो मैं 2000 एक्विजिशन कॉस्ट पर दिखाऊंगा। तो इस केस में ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं। तो इसका मतलब इसमें कोई भी स्टेटमेंट फॉल्स नहीं है, इसलिए आपका आंसर ये हो जाएगा, नन ऑफ दिस। इज इट क्लियर टू यू? अब आप बोलेंगे बार बार ये क्वेश्चन जिसको भी समझना हो, क्योंकि मैंने बार बार ये कहा हर चीज बार बार नहीं कराई जा सकती। AS19 मैंने आपको बहुत डीपली कराया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS19 यूट्यूब में अपलोडेड है, उसके अंदर ये क्वेश्चन है। और इस तरह का एक क्वेश्चन नहीं, मैंने करीब 9-10 क्वेश्चन उसमें कराए हुए हैं और बहुत बढ़िया और बहुत डिटेल्ड तरीके से मैंने बताया हुआ है। सेम क्वेश्चन भी कराया हुआ है, तो आप उसमें इमीडिएटली जाकर के इस लेक्चर को देखें, इस वाले पॉइंट को, ये उसमें सॉल्व करा हुआ है। करेक्ट? अब जो मैंने टाइम आज इसमें सेट करके रखा था, प्रॉब्लम यह है कि वो टाइम खत्म होने वाला है, तो अब इससे ज्यादा की क्लास में आज की नहीं ले पाऊंगा। हालांकि फर्स्ट सीरीज के अंदर मैंने 20 क्वेश्चन रखे हैं और उसके बाद मैंने सेकंड सीरीज इसकी रखी हुई है, और सेकंड सीरीज के अंदर तकरीबन मैंने, तो कल की क्लास में सेकंड सीरीज को फिनिश करेंगे, सेकंड सीरीज तक हम पहुंच जाएंगे और ये जो क्वेश्चन बचा हुआ है इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे। हालांकि ये क्वेश्चन भी मैं तुम्हें पहले करा चुका हूं। इस क्वेश्चन में क्या है, कहता है एक कोई कंपनी है ए लिमिटेड नाम की, प्रोवाइड्स आफ्टर सेल्स वारंटी फॉर 2 years टू इट्स कस्टमर। ये अपने कस्टमर को क्या देती है? आफ्टर सेल्स वारंटी देती है, यानी कि आज मैंने सेल करी तो अगले 2 साल तक आपको मैंने गारंटी दी हुई है। और कहता है बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस द company has been following the policy for making a provision for warranties on the invoice amount on the remaining balance warranty period। यानी कि हर साल के एंड में, सपोज मैंने आज आप इसको आप थोड़ा ऐसे समझे, सपोज करेंट अकाउंटिंग ईयर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 1/4/2023 है और अकाउंटिंग ईयर खत्म होगा 31/3/2024 को। मान लेते हैं
1 जनवरी 2024 का दिन है। अब मान लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए कि मैंने बिगनिंग में, मैं मैन्युफैक्चरर या सेलर हूं, मैंने आपको आइटम बेचा है, सेल करा है, और जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हम आपको 2 साल की वारंटी देते हैं, 2 साल की वारंटी देते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, जब मैं फर्स्ट ईयर के एंड में पहुंचूंगा, इस डेट को हटा दो, इसकी जरूरत नहीं थी, पहले मैं सेल की डेट यहां मान रहा चल रहा था, कोई बात नहीं। अब जब मैं फर्स्ट ईयर के एंड में पहुंचूंगा तो बताओ वारंटी पीरियड तो यहां से स्टार्ट हो जाएगा जिस दिन मैंने आपको सामान बेचा। इसका मतलब फर्स्ट ईयर के एंड तक तो 12 महीने बीत चुके हैं ना। इसका मतलब कितने महीने बच गए? अभी 12 महीने बचे हुए हैं वारंटी पीरियड के। यानी कि इस साल के एंड में जब मैं प्रोविजन बनाऊंगा तो मैं ये नहीं देखूंगा कि वारंटी 24 महीने की है, मैं तो ये देखूंगा कि अब आगे कितने महीने बचे हुए हैं और उसके हिसाब से मैंने प्रोविजन बनाना है। क्वेश्चन ये कहता है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? इज इट क्लियर टू यू? सपोज इसी पॉइंट को मैं अभी आगे बढ़ाता हूं। अब मुझे ये बात बताओ, अगला साल खत्म हो गया 31/3/2000। इस साल जब मैं हूं तो तब तो मैं प्रोविजन बनाऊंगा, नो डाउट, जो भी हमारी प्रोविजन की पॉलिसी उस परसेंटेज के हिसाब से मैं प्रोविजन बनाऊंगा। लेकिन अगर मैं 31/3/2025 को आ जाता हूं, बताओ इस साल ये जो एसेट मैंने आपको बेचा हुआ है इसके अगेंस्ट में कितना प्रोविजन बनाऊंगा? अब देखो यहां पर वारंटी पीरियड के यहां से लेके यहां तक 12 महीने तो खत्म हो चुके हैं और 12 महीने यहां तक और खत्म हो चुके हैं, तो वारंटी पीरियड तो खत्म हो गया ना इस पॉइंट पर। अब कोई रिमेनिंग वारंटी पीरियड थोड़ी बचा हुआ है, तो यहां पर तुम कोई प्रोविजन नहीं बनाओ। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? पहले इस चीज को समझना है कि हमने इस क्वेश्चन में करना क्या है। कई बच्चों को यह चीज समझ नहीं आती, इसलिए मैंने कहा पहले मैं ये बता दूं। अब इस क्वेश्चन में आगे क्या लिखा हुआ है, कहता है कंपनी कैसे पॉलिसी बनाती है हर साल के एंड में। कहता है कंपनी जो पॉलिसी बनाती है हर साल के एंड में वो कैसे बनाती है। जैसे मैं अभी इस साल के एंड में मुझे प्रोविजन बनाना है, तो वो कहता है कि अगर वारंटी पीरियड लेस देन 1 ईयर है, यानी कि लेस देन 12 मंथ्स है, आप ऐसे मान लो, अगर लेस देन 12 मंथ्स का पीरियड बचा हुआ है, जैसे कि मैं ईयर के एंड में प्रोविजन बना रहा हूं, तो मैं देखूंगा कि उस एसेट का वारंटी पीरियड कितना बचा हुआ है। अगर 12 महीने से कम का बचा हुआ है तो मैं 2% का प्रोविजन बनाऊंगा। लेकिन अगर 12 लेस देन, मैंने क्या लिख दिया, अच्छा ठीक है, लेस देन ही लिखा ना मैंने, हाँ, बल्कि इसको ऐसे करना चाहिए, लेस देन। और अगर मोर देन 12 मंथ्स है, क्योंकि पीरियड मैं इधर लिख रहा हूं, अगर वारंटी पीरियड 12 महीने से ज्यादा का बचा हुआ है तो उस केस में वो कहता है कि हम 3% का प्रोविजन बनाते हैं। ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए, यानी कि रिमेनिंग वारंटी पीरियड कितना बचा हुआ है उसके हिसाब से आपने प्रोविजन बनाना है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अब वो क्या कह रहा है, ध्यान से सुने। यहां पर कहते हैं कंपनी हैज रेज्ड इनवॉइसेस एज अंडर। अब कंपनी ने इनवॉइसेस रेज करी हैं, यानी कि इनवॉइस का मतलब जब मैंने सामान बेचा होगा तो मैंने इनवॉइस बनाई होगी। तो कहता है 11 फरवरी 2023 को मैंने इनवॉइस बनाई और 60,000 रुपए का अमाउंट है। अब देखो यहां समझाने के लिए मैंने क्या करा है, कौन सी तारीख है, 1/4/2022 को इनवॉइस बनाई। तो 1/4/2022 को मैंने इनवॉइस बनाई है, सॉरी 11 फरवरी 2023 को मैंने इनवॉइस बनाई है। पहले तो ये ध्यान रखना, 11 फरवरी को, अगर 11 फरवरी को मैंने बनाई है तो 11 फरवरी की डेट, ये इसलिए मैं कंफ्यूज कर रहा था, 11 फरवरी 11/02/2022 का मतलब यहां पर फरवरी से, इस दिन हमने इनवॉइस बनाई और कहता है इनवॉइस जो हमने बनाई है 60,000 की बनाई। अब मुझे ये बताओ कि 11 फरवरी 2023 कौन से ईयर में पड़ेगी, 1/4/2022 से लेके 31/3/2023 के बीच में पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी। अब जब मैं फर्स्ट ईयर के एंड में आऊंगा तो मुझे एक बात और बता दो कि फर्स्ट ईयर का एंड जो कि 31/3/2023 हो रहा है, यहां तक कितने महीने बेच चुके हैं? क्योंकि बेचा आपने इस तारीख को है ना, ये ध्यान रखना, आपकी बार बेचा आपने इस तारीख को है, तो यहां से लेके यहां तक देखो 11 फरवरी को बेचा, तो आप मान के चलो अभी फरवरी का महीना, अब मैं एग्जैक्ट आपको डेज कंप्यूट करने की जरूरत नहीं, आप पूरा फरवरी ले लो, कोई बात नहीं, मार्च तक 2 महीने बचे हुए हैं, यानी कि
जो 24 महीने 2 ईयर्स यानी कि 24 महीने की जो आप वारंटी देते हैं, इस पॉइंट पर आपके 2 महीने तो खत्म हो चुके हैं। अभी मैं केवल इसी की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब मुझे ये बताओ, अगला साल स्टार्ट होगा, जाहिर है कि अगला साल 1/4/2023 से स्टार्ट होगा, करेक्ट। फिर 12 महीने बीत जाएंगे, यानी कि 31/3/2024 को मुझे यह बताओ कि इसके कितने महीने बचे होंगे। देखो 2 महीने तो बीत चुके थे, 12 महीने और बीत गए, टोटल 14 मंथ्स बीत गए। 24 मंथ्स में से 14 मंथ्स बीत गए तो इस तारीख को इसका मतलब 10 मंथ्स बचे, यानी कि 31/3/2024 को अगर मुझे प्रोविजन बनाना होगा तो मैं कितना प्रोविजन बनाऊंगा। इनवॉइस वैल्यू 60,000 है और रिमेनिंग वारंटी पीरियड 12 महीने से कम का है, 1 ईयर से कम का है। तो यहां दिया हुआ है कि 1 ईयर से कम का है तो हम 2% का प्रोविजन बनाते हैं, यानी कि इस तारीख को 60,000 पे प्रोविजन जो बनेगा 2% का बनेगा इस आइटम पे। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा जी। इसके अलावा हमने 25 फरवरी को वो कहता है कि एक और आइटम बेचा। अब 25 फरवरी 2023 को हमने ये पता नहीं डेट शायद मैंने एक मेरे को चेक करना पड़ेगा, 25 फरवरी 2023 ही है, ठीक है। 25 फरवरी 2023 को मैंने ये आइटम बेचा 40,000 रुपए में। इसी तरीके से आप इसकी भी करेंगे। देखो आपके लिए मैंने इतनी सारी चार्ट बना दी है। अब इस आइटम को समझाने के लिए 1/4/2022, क्योंकि मैंने पहले वाले में ये वाला ईयर भी बनाया था 1/4/2022 और 23 का, तो जानबूझ के मैंने उसको भी यहां बनाया। लेकिन इस साल इस आइटम की कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, क्योंकि ये आइटम तो हमने बेचा ही 25/12/2023 को है। जो पिछला वाला आइटम था वो हमने कब बेचा था? 25 फरवरी 2023 को बेचा था ना, 25 फरवरी। और ये हमने कब बेचा है? 25 दिसंबर 2023 को, 25 दिसंबर 2023 को। तो 25 दिसंबर 2023 वो कौन सी डेट के बीच में पड़ेगी? वो 1/4/2023 के बाद ही पड़ेगी ना। 1/4 अप्रैल के बाद ही दिसंबर आएगा। तो इसका मतलब 2024 जिस दिन मुझे प्रोविजन बनाना है, क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे, क्वेश्चन कह रहे हैं कि इस दिन हमें प्रोविजन बनाना है। तुमने देखा पहले वाले आइटम का भी मैंने 31/3/2024 को प्रोविजन बनाया, तो मुझे पता लग गया है 2% प्रोविजन बनाना है। अब इस केस में जिस तारीख को आपने बेचा, आपने दिसंबर के महीने में बेचा, तो दिसंबर के महीने से अकाउंटिंग ईयर के एंड तक मसलन आपके पास 3 महीने का टाइम गुजर चुका है। तो रिमेनिंग कितना बच गया? वारंटी पीरियड 24 महीने का, उसमें से 3 महीने गुजर गए तो 21 महीने बचे हुए हैं ना। रिमेनिंग वारंटी पीरियड 12 महीने से ज्यादा का बचा हुआ है। तो रिमेनिंग पीरियड अगर ज्यादा का बचा हुआ है तो 3% के हिसाब से करेंगे। इसकी इनवॉइस वैल्यू कितनी थी? ये आइटम तुमने 40,000 में बेचा था, यानी कि तुम्हें यह पता लग गया जब मैं 2024 को 31/3/2024 को प्रोविजन बनाऊंगा तो मुझे कितना प्रोविजन बनाना पड़ेगा, यह तुम्हें पता लग गया। 60,000 का 2% और 40,000 का 3%। क्यों बनाना पड़ेगा यह मैंने तुम्हें उसका आंसर दे दिया। उसके अलावा क्वेश्चन में, और यह मैंने यहां पर तुम्हें करके भी दिखा दिया। चलो अच्छी बात है। देखो एज एट 31/3/2024 मैंने बताया कि प्रोविजन 60,000 का 2% और 40,000 का 3%। ये बात समझ में आ जानी चाहिए। टोटल प्रोविजन आपने 2,400 का बना दिया, यानी कि जब ये साल खत्म हो जाएगा तो इस साल के प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में आप लिखेंगे प्रोविजन फॉर वारंटीज 2,400। बात समझ में आ गई? अच्छा जी। अब क्वेश्चन ने तुमसे यह भी पूछा है कि प्रोविजन एट द एंड ऑफ 31/3/2025 कितना बनाएंगे। 31/3/2025 का प्रोविजन कितना बनाएंगे? जस्ट समझाने के लिए, जो पहला आइटम था जो कि आपने 1 फरवरी 2001 नहीं 11 फरवरी को जो आपने खरीदा था, जो 11 फरवरी को आपने खरीदा था, ये तो मैं बता ही चुका हूं। बिकॉज आपने खरीदा इस डेट को था तो 31/3/2023 तक उसके 2 मंथ्स बीत चुके हैं, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अब 2024 का काम भी पूरा हो चुका है, यानी कि 12 महीने ये भी बीत चुके हैं। अब मैं आ गया थर्ड ईयर में 31/3/2025 को। अब मुझे इस दिन प्रोविजन बनाना है। बताओ इस आइटम का रिमेनिंग वारंटी पीरियड कितना है? 0। भाई 2 महीने, 12 महीने और 12 महीने तो बीत ही चुके हैं ना।
तो इसके खिलाफ यानी कि जब मैं इस तारीख को प्रोविजन बनाऊंगा 31/3/2025 को, तो जो मैंने पहला आइटम था 60,000 पे, उस पे मुझे कोई प्रोविजन नहीं बनाना है। इज इट क्लियर टू यू और समझ में आ गया? फिर दूसरा आइटम हमने खरीदा था 40,000 का, लेकिन वो आइटम हमने कब खरीदा था? इस तारीख को खरीदा था 25/12/2023 को। अब ये आइटम जब हम 31/3/2024 में पहुंचे तो हमने 3 महीने इसके बीत चुके थे। इज इट क्लियर? आ जाए 31/3/2025 अब ईयर के एंड में आ गए जी। 31/3/2025 के एंड में आ गए तो रिमेनिंग वारंटी पीरियड कितना होगा? 3 महीने पहले बीत चुके हैं, 12 महीने और चले गए, 24 मंथ्स में से 15 महीने चले गए, तो बचे कितने हैं? 6 महीने। बिकॉज 6 महीने बचे हुए हैं, इसका मतलब 12 महीने से कम का पीरियड बचा हुआ है, और 12 महीने से कम का पीरियड बचा हुआ है, तो 31/3/2025 को ये जो आइटम है 40,000, जिसपे कि आपने पिछले साल 3% का प्रोविजन बनाया था, अब आप 2% का प्रोविजन बनाएंगे क्योंकि 12 महीने से कम का पीरियड बचा हुआ। यानी कि 31/3/2025 को जो पहला आइटम था उस पर तो कोई प्रोविजन नहीं बनेगा, जो मैंने बताया 60,000 वाला, क्योंकि उसका वारंटी पीरियड खत्म हो गया है। लेकिन 40,000 पे आप 2% का प्रोविजन बनाएंगे। अब क्वेश्चन में एक आइटम और दे दिया है तुम्हें, वो कहते हैं 4 तारीख को अक्टूबर की 2024 में आपने 1,35,000 का कोई और आइटम बेचा 4 अक्टूबर को। चलिए जी, अब इसकी भी कहानी देख लें 4 अक्टूबर की। अच्छी बात यह है कि 4 अक्टूबर यहां आपने बेचा आइटम, और 31/3/2025 को आपको प्रोविजन बनाना है। तो अक्टूबर से लेकर के यहां तक मान के चलो 6 महीने बीत गए हैं, तो 18 महीने बचे हुए हैं। अब ये आइटम की कॉस्ट कितनी है? 1,35,000 है, जो भी है, शायद 135 ही है, कितनी है मैं चेक कर लूं। हाँ, 135 ही है। तो 1,35,000 पे प्रोविजन किस रेट से बनेगा? 12 महीने से कम का पीरियड बचा हुआ है या ज्यादा बचा है? सर ज्यादा बचा है, तो 3% का प्रोविजन बनेगा। यानी कि 31/3/2025 को प्रोविजन कितना बनेगा? ध्यान से सुने, 40,000 इंटू 2%, 60,000 पे कोई प्रोविजन नहीं बनेगा, और 1,35,000 का 3%, यानी कि 4,850 का प्रोविजन। लास्ट ईयर 24 में तुमने कितना प्रोविजन बनाया था वो मैंने आपको बता ही दिया, और मैंने यहां पर भी बताया था 2,400 का बनाया था। लेकिन क्वेश्चन की डिमांड क्या है ये भी ध्यान से रखना। क्वेश्चन की डिमांड ये है कि 31/3/2025 को हम कितना प्रोविजन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम कितना प्रोविजन, जब मैं 31/3/2025 को अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा, तो उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैं कितना प्रोविजन डेबिट करूंगा। देखो 31/3/2025 को हमने कितना प्रोविजन बनाया, अभी हमने कंप्यूट करा, मतलब ये 40,000 इंटू 2%, 135 इंटू 3% करके 4,850 आ गया। इतना प्रोविजन हमने बनाया। इससे पहले हम जो प्रोविजन बना चुके हैं 24 में, उसको तो हमने 24 के पीएनएल में डेबिट कर दिया होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसलिए अब उस प्रोविजन को यहां पर माइनस करा जाएगा, 2,400 आप यहां पर माइनस करेंगे। इसका मतलब 31/3/2025 का पीएनएल जब आप बनाएंगे तो 2,450 जो है अमाउंट आप रिफ्लेक्ट करेंगे। दिस इज द पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 जो है सेम क्वेश्चन, फटाफट चले जाएं AS22 में। AS22 में पहले भी किसी एक क्वेश्चन की वजह से आपको जाना पड़ा था, और एक बार फिर आपको जाना पड़ेगा अगर मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स का आप अच्छी तरह समझना चाहते हैं। बाकी सॉल्व तो मैंने करके दिया ही हुआ है। अदरवाइज AS22 इमीडिएटली यूट्यूब पे जाएं, AS22 देखें, लास्ट के 10 मिनट्स में आपको मैंने कहा सारी चीजें मिल जाएंगी। चलो 20th भी करा के मैं फिनिश करता हूं इस सेशन को, फिर कल हम दूसरी सीरीज इसमें लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पूछ रहा है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अभी हाल ही में मैंने तुम्हें कराया था। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज डन इन केस ऑफ कंपनी इनकरिंग लॉसेस ओनली। फटाफट बताएं इसका आंसर करेक्ट है या नहीं है। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? जल्दी बताओ ना, फिर क्या फायदा फिर असल। हाँ ट्रू है। किसने कहा ट्रू है? तुम्हारा कहने का मतलब अगर कोई कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो वो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम नहीं अपना सकती? नहीं, मैंने ये तो कहा था कि
जब एक कंपनी के खाते में बहुत सारे लॉसेस वगैरह जमा हो जाते हैं तो अधिकतर कंपनी जो है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम अपनाती है। लेकिन हमने कई ऐसे क्वेश्चन करे जिसमें लिखा था कि कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट बट शॉर्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। इसका मतलब यह है कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम ना सिर्फ वो कंपनी जो लॉसेस में जाती है बल्कि जो कम प्रॉफिट कमा रही है, लेकिन प्रॉफिट तो कमा रही है या एक्सपेक्टेड लाइन पर प्रॉफिट नहीं कमा रही है, तो वो भी अपना सकती है। इसका मतलब पहली वाली स्टेटमेंट फॉल्स है, दूसरी वाली स्टेटमेंट ट्रू, और यही आपका आंसर है। और कहता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज डन इन केस ऑफ कंपनी अर्निंग प्रॉफिट्स ओनली। ये तो निहायत गलत स्टेटमेंट है, तो इस क्वेश्चन में ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ठीक है। फिर ये आज हमने काफी क्वेश्चंस करे हैं और तकरीबन इनको फिनिश करने के बाद अब नेक्स्ट सेशन में सीरीज 2 स्टार्ट करेंगे। और ये मैं यूट्यूब चैनल, अब बहुत से बच्चों को लगता है इनको डाल दिया जाए क्योंकि ये क्वेश्चन सारे आपके पास हैं ऑलरेडी, करेक्ट। तो टेलीग्राम चैनल पे, क्योंकि हमारे पास फोर्स बहुत आ रहा है हमारे पब्लिशर्स का कि आप टेलीग्राम चैनल पे अब अपलोड ना करें, देखें अगर परमिशन मिल गई तो हम इनको अपलोड कर देंगे, ठीक है, और नहीं मिलेगी तो फिर हम नहीं कर पाएंगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट सेशन में फिर आपसे मुलाकात करते हैं।